कि अगर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस कैसे ट्रांजैक्शंस, चलिए देखना, बहुत ज्यादा ही काट देना। बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो लिखा था उसी को थोड़े अलग तरीके से लिख दिया ताकि आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ जाए कि क्या होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएंगी, सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर्स आएंगी। कैपिटल ट्रांसफर आप समझ ही चुके हो कि वो चीजें जो कैपिटल से रिलेटेड है। तो क्या होगा, या तो आप बोरो करोगे, बोरो करने का मतलब आप लोन लोगे फॉरेन कंट्री से या किसी फॉरेन कंपनी से, तो बोरोइंग्स हो गई। लैंडिंग यानी क्या हुआ, आप किसी फॉरेन कंपनी फॉरेन कंट्री को कोई लोन दे रहे हो, तो बोरोइंग्स एंड लैंडिंग्स टू, या तो ले रहे हो या दे रहे हो, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कोई भी कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदती है, फॉरेन कंपनी इंडिया में आके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीद रही है, तो वो पार्ट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या हुआ, फ्रॉम अब्रॉड आया, भारत में आया, फॉरेन कंट्री से आया, तो ये एफडीआईज हो गए। या दूसरे तरह का ये इन्वेस्टमेंट होता है जो कि शेयर सिक्योरिटीज मार्केट में होता है। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की सिक्योरिटीज खरीदती है, इंडिया में पैसा लगाती है, तो वो भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट्स का। वाइस वर्सा हो सकता है, रिलायंस कंपनी हो गई, बीएचईएल हो गई, ऐसी कंपनीज फॉरेन में जाके भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज खरीद रही है, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, एफडीआईज कर रही है, शेयर्स खरीद रही है, तो वो क्या हो गया, हमारे इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड में, अब्रॉड में लगे हुए इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है तो पैसा आ रहा है, इंडिया से इन्वेस्टमेंट अगर हम बाहर कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है। किसका पार्ट हुआ, कैपिटल अकाउंट का पार्ट हुआ। क्यों कैपिटल अकाउंट का पार्ट हुआ, एक कारण है, और वो सिर्फ एक कारण ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और लमसम पैसा होता है। लिख रहा हूं मैं, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट करंट क्यों होता है भाई, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, रिकरिंग नेचर होता है। चलिए बहुत सारी चीजें समझ ली, लेकिन अभी भी मैंने आपको पर्सपेक्टिव बड़ा नैरो रख के समझाया है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो ये फ्लो चार्ट बनाया है, इसके अंदर कोशिश की है कि आपके दिमाग में चीजें भर जाएं। एक बार रिवीजन करवा दूं ताकि हलवा ना लगे। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो किसके बीच होता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है। क्या होता है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या बताता है कि कितने, कैसे, क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन से, विजिबल आइटम्स के, इनविजिबल आइटम्स के, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के और कैपिटल ट्रांसफर्स के। ये तीनों करंट अकाउंट होते हैं, क्योंकि ये गुड्स को सेल करना है, बिना सर्विसेज के गुड्स सेल नहीं हो सकते। गिफ्ट आइटम्स रेगुलरली यहां वहां भेजे जाते हैं, तो ये तीनों क्योंकि रिकरिंग बेसिस के हैं इसलिए करंट अकाउंट होते हैं। जो कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं, या तो लोन की बात करोगे या तो इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर। ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं और लमसम में होते हैं। मैंने आपको एक और चीज सिखाई कि ये सारे ट्रांजैक्शंस करने से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि बैलेंस जैसे हमारी लाइफ नहीं है वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नहीं हो सकता है। तो दो चीजें वो क्या होंगी, या तो सरप्लस होगा, और सरप्लस यानी हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फेवरेबल यानी क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है। लेकिन अगर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है तो वो कहलाएगा अनफेवरेबल, मतलब हमारे खर्चे ज्यादा हो गए और हमारी इनकम कम है, तो वो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड यस इट इज शोइंग दैट एक्सपेंसेस आर मोर एंड इनकम इज लेस, दैट इज व्हाई इट इज अनफेवरेबल। ज्यादा हो गया क्या, नहीं, गुड, ठीक है। तो अब क्या करें, अब आते हैं दो ऐसे आइटम्स जो कि करंट अकाउंट, मतलब दो आइटम, एक करंट अकाउंट का है और एक कैपिटल अकाउंट का है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं किया, वो छुपे रुस्तम कहलाते हैं। चलो समझते हैं कि वो क्या होंगे। करंट अकाउंट के अंदर ये तीन तो मान लिए कि आते हैं, लेकिन एक कैपिटल अकाउंट से एक आइटम निकलता है और वो करंट अकाउंट का पार्ट बन जाता है। वो होता है, सुनना ध्यान से, रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। सुनना आराम से, आपने बोरो किया है फॉरेन कंट्री से, कोई पैसा अगर आप बोरो करते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट पे करोगे कि नहीं। तो ये जो बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, ये इंटरेस्ट क्या हुआ, आपका पेमेंट हुआ जो आपको अब्रॉड को करना है। अगर आपने किसी को पैसा लैंड किया है, पैसा दिया है,
तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट आपका इनकम हुआ कि नहीं हुआ? तो वो इनकम भी किसके अंदर आएगी भाई? इसके अंदर आएगी। वो क्या कहलाएगी? रिसीट कहलाएगी। ऐसे ही वो रिसीट्स कैसी हो सकती हैं? जब आप किसी और को लोन दे रहे हो, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड्स हो गए, और भी किसी तरह के अगर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपने कोई घर लेके रखा है बाहर तो आपको रेंट मिल रहा है उस पे, तो ये चीजें क्या हुई? इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू होने वाली इनकम। और वो रिसीट्स हैं, पेमेंट्स जो आपको फॉरेन कंट्रीज को करने पड़ते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि इंटरेस्ट आपको रेगुलर मिलना है, इंटरेस्ट आपको रेगुलर पे करना है अगर आपने लोन लिया है, रेंट आपको रेगुलर मिलना है, अगर डिविडेंड आपको मिलता है तो डिविडेंड भी आपको रेगुलर मिलना है। जब ये सारी चीजें आपको रेगुलर मिलनी है तो ये किसका पार्ट हो गई? करंट अकाउंट का। तो मैंने 3 चीजें तो सीख ली थी, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल। इसके साथ एक और चीज क्या जुड़ गई? 4th आइटम जो आएगा इसके अंदर वो होगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो करंट अकाउंट के अंदर हमने 4 चीजें सीखी। 4 चीजें कौन कौन सी सीखी? पहली चीज विजिबल, दूसरी चीज इनविजिबल, तीसरी चीज यूनिलैटरल, और चौथी चीज रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक तो हमें मालूम है कि भाई बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड आता है। एक और तीसरा आइटम है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, जो इसके अंदर आता है। वो तीसरा आइटम क्या है? वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसको आप नाम देते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? जनरली हमारा भारत जो है, जब भी फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करता है तो वो यहाँ पे रुपए में पेमेंट नहीं करता है, क्योंकि मुझे आपका बेस बनाना था इसलिए मुझे वहां पे रुपया लिखना पड़ा। लेकिन हम रुपए को कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसीज में, फॉरेन करेंसीज के थ्रू पेमेंट करते हैं। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं, वट एवर वी आर बाइंग और वट एवर वी आर सेलिंग, वी ट्राई टू मेंटेन आवर फॉरेन रिजर्व्स। तो स्ट्रिक्टली हार्ड मनी में डील होती है, और वो हार्ड मनी क्या होता है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज, जो कि एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो मैं डॉलर की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो क्या होता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें पैसा एड ऑन भी होता रहता है और इससे पैसा निकाला भी जाता है। अब क्योंकि ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म मतलब पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसमें एड ऑन्स और विड्रॉल्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन ये इसे कैपिटल अकाउंट का पार्ट कैसे बना देता है? मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आखिर कैपिटल अकाउंट का पार्ट कैसे हुआ? वो सिर्फ एक कारण से हुआ, क्योंकि उसमें पैसा लमसम होता है। लमसम मतलब हैवी अमाउंट होता है, और ये वन साइडेड है। आप फॉरेन एक्सचेंज को बेचते हो या खरीदते हो, आप एज अ कंपनी, आप एज अ कंट्री अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो वो क्या होता है, हम रिजर्व को प्योरली कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। हम रिजर्व को नहीं बोल रहे हैं कि यस यू आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स पे होने वाले चेंजेस को ध्यान देना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसका पार्ट होता है? कैपिटल ट्रांसफर्स का पार्ट होता है या कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। अब ये क्या चेंजेस होंगे? या तो आप फॉरेन एक्सचेंज को खरीदोगे या तो फॉरेन एक्सचेंज को बेचोगे। फॉरेन एक्सचेंज को अगर खरीदते हो तो ध्यान देना पैसा जाएगा, तो वो आपका किस साइड आएगा? डेबिट साइड। पैसा जाना किस साइड आता है? डेबिट साइड। और अगर फॉरेन एक्सचेंज को बेच देते हो मार्केट में तो आपके पास इंडियन करेंसी वापस आती है, तो वो किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। इसलिए बोला गया एनी विड्रॉल फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कोई भी विड्रॉल जब होता है, विड्रॉल का मतलब क्या हुआ? जब हमने फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकाला, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी हमने निकाल ली, तो वो क्या हुआ? एनी विड्रॉल विल बी टर्म्ड एज अ पॉजिटिव साइन। व्हाई अ पॉजिटिव साइन? क्योंकि उसमें इंडियन करेंसी फ्लो इन होगी। और एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ध्यान से सुनना, एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मींस दैट वी आर इंक्लूडिंग मोर एंड मोर डॉलर इनटू आवर फॉरेन एक्सचेंज, एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक पेमेंट्स इन द लोकल करेंसी, दैट इज रुपीज। पैसा जा रहा है क्योंकि डॉलर खरीद रहे हो ना, तो पैसा जा रहा है, इसलिए डेबिट। फिर से बोलूंगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। एनी एडिशन टू द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में कोई एडिशन कर रहे हो तो आप डॉलर को ऐड कर रहे हो। डॉलर को ऐड कैसे करो? जब आपने रुपीज में पेमेंट किया होगा तब आपको डॉलर मिला होगा, तो ये नेगेटिव है। और कोई भी विड्रॉल कर लो अगर फॉरेन एक्सचेंज से, तो विड्रॉल का मतलब क्या हुआ? आपने डॉलर को मार्केट में बेच दिया, उसके अगेंस्ट में आपके पास रुपया आ रहा है, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब क्या हो गया? क्रेडिट साइड। सोच लिया, समझ लिया, आराम से याद कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं जा रहा हूं 2 मिनट के लिए, फिर से ये पॉज करना और पूरा रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना। तो फाइनली हमने सीख लिए कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, क्या सरप्लस होता है, क्या डेफिसिट होता है और क्या बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है।
चलिए आइए थोड़ा सा बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पता करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो समझ में आ गया, लास्ट बार बोलने वाला हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच होने वाले सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बस कभी भी बैलेंस यानी माइनस करके डिफरेंस निकालने मत बैठना, ये होता है मतलब ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करें, अब पढ़ेंगे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसा कि नाम से क्लियर है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं ट्रेड की, तो ट्रेड में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो होते हैं गुड्स। तो जब भी आप गुड्स की बात कर रहे हो, जब भी गुड्स को डील कर रहे हो, तो दिमाग में एक चीज बिठा लोगे, और वो सिंपल सी चीज अगर मैं बोलूं तो वो क्या है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल ट्रेड दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज जस्ट अबाउट द गुड्स। इंडिया से कोई भी गुड्स बेचे गए हों और इंडिया से कोई भी गुड्स खरीदे गए हों, तो यहां पे इन दोनों चीजों को आप क्या मान के चलोगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या इनके अंदर इनविजिबल आइटम्स आते हैं? नहीं, मैंने आपको सिखाया, आपने फ्लो चार्ट जो पहले बनाया हुआ है, आपको मालूम है कि मैंने गुड्स को कौन से आइटम बताए थे? बिल्कुल सही बोला भाई आपने मनी मन में कि वो होते हैं विजिबल आइटम्स। तो यानी जब मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बता रहा हूं आपको, तो आप सिर्फ विजिबल आइटम्स को ध्यान दोगे, उसके अलावा कोई चीज ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस है। गुड, आप भी जानते हो कि एक्सपोर्ट हमारे लिए फेवरेबल है, इंपोर्ट हमारे लिए अनफेवरेबल है। एक्सपोर्ट करने से ज्यादा पैसा आएगा, इंपोर्ट करने से पैसा जाएगा। तो यार दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो फेवरेबल होगा, फेवरेबल मैं आपको सिखा चुका हूं, फेवरेबल को क्या बोलते हैं भाई? क्रेडिट बोलते हैं, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा हुई होगी, इंपोर्ट कम हुआ होगा तो खर्चा कम हुआ होगा, खर्चा कम इनकम ज्यादा, फेवरेबल, क्योंकि आंसर आएगा हमारा क्रेडिट में। तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। दूसरा कौन सा हो सकता है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब हो गया डेबिट बैलेंस, डेबिट का मतलब हो जाता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे हमें समझ में आया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आखिर कैसे चलता है। अब थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में सोचूं या अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालूं, तो मैं ये चीज जानता हूं कि ये जो विजिबल आइटम्स हैं, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं एक टॉपिक के अंदर, जो था बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब आप लोगों को क्लियरिटी है कि ये विजिबल आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ रहा हूं, ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। दिमाग में भर गया, ठीक है भाई, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी पार्ट है। अब चलिए रिवीजन करना चालू करते हैं और बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में थोड़े से डिफरेंसेस समझ लेते हैं। चलिए, एक तरीके से ये आपके और मेरे बीच का एक डिस्कशन है, एक जनरल डिस्कशन है, एक रिवीजन सेशन है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जो अभी सीखा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो पहले पॉइंट से चालू करते हैं। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इट इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स, और वो भी गुड्स कौन से? सिर्फ विजिबल गुड्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने बताया था, यस, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग स्टेटमेंट काय का? सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का विच टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉर्मल रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरा, अगर मैं सोच के देखूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, इट इज कंपैरेटिवली अ नैरो कंसेप्ट। अब नैरो क्यों है? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है। लेकिन अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंपैरेटिवली अ वाइडर कंसेप्ट, बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इसी से नेक्स्ट वाला पॉइंट बन सकता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल गुड्स आते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसके अंदर कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूडेड होते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स का। लास्ट पॉइंट, सोच के देखो, अगर मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल हो रहा है, फिर से बोलूंगा अंग्रेजी में,
इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल, माइनस में आ रहा है, मान लो मेरा एक्सपोर्ट कम था, एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आया वो -20 CR का आया, मतलब मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है, नेगेटिव है, डेबिट बैलेंस है, जो भी आप कहना चाहो। ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू मेट आउट किया जा सकता है। मतलब क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसके अंदर इनविजिबल आइटम्स भी है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स भी हैं, तो समहाउ सम अदर वे वो तीनों मिलके शायद ये जो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड का आ रहा है उसको कोप अप कर सकें, उसको एक तरीके से ढक सकें। लेकिन आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकेला अगर फेवरेबल भी है तो कभी नहीं संभाल पाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंपैरेटिवली अ ब्रॉडर कंसेप्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो बाकी सारी चीजें अगर नेगेटिव जा रही हैं, लाइक इनविजिबल आइटम्स नेगेटिव में जा रहे हैं, पेमेंट ज्यादा हो गए, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स नेगेटिव में जा रहे हैं, ज्यादा गिफ्ट बाहर भेज दिए हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स नेगेटिव में है, बाहर ज्यादा पैसा हमने भेज दिया या हमें पेमेंट ज्यादा करने पड़े हैं, इन तीनों का नेगेटिव इफेक्ट अकेला ये बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर पॉजिटिव भी है, फेवरेबल भी है, तो उस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को मीट आउट नहीं कर पाएगा। समराइज करता हूं, मैंने आपको 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ाए। पहला मीनिंग पढ़ाया, मीनिंग में मैंने क्या बोला, टेंशन मतलब अभी मैं आ रहा हूं, तो नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन मतलब अगर समझ में नहीं भी आया तो पहले वाले पॉइंट पे आ रहा हूं मैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब हो गया विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द नॉर्मल रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट किया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, एक वाइडर कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट मैंने करवाया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट इंक्लूड्स जस्ट द विजिबल आइटम्स, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल सारे आ जाते हैं। फिर मैंने आपको उसके आगे करवाया कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसके अंदर कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हाँ कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूड होते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, मैं अंग्रेजी में पूरा संभाल के बोलने वाला हूं, इफ देयर इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इट कैन बी मेट बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का पॉइंट बोलने वाला हूं, एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी मेट बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया है बेटा अनफेवरेबल, नेगेटिव में चला गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बना रहे फेवरेबल, बना रहे पॉजिटिव, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कोई हेल्प नहीं करेगा। यहां पे हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म कर लिया है जो कि रिलेटेड था बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड। थोड़े बहुत डिस्कशंस और कर लेते हैं जो कि की पॉइंट्स हमें याद रखने वाले हैं। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्रेडिट बैलेंस, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट अगर सरप्लस है बट ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस, करंट अकाउंट अगर डेफिसिट है तो बट ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस, अगर पॉजिटिव अमाउंट होते हैं तो फेवरेबल कहलाते हैं, नेगेटिव अमाउंट्स होते हैं तो अनफेवरेबल कहलाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अगर फेवरेबल होगा, पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट होगा, अगर अनफेवरेबल होगा तो नेगेटिव होगा, मतलब डेबिट होगा। ये सारी चीजें कंप्राइज करती हैं पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को।